नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐसा यू टर्न लिया है जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट की राजनीति में भूचाल आ गया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान जंग के मुद्दे पर फोन करा और फोन पर सरेआम पागल कह दिया और साफ कहा कि उनके बिना इजरायल का कोई वजूद नहीं होगा। दूसरी तरफ कल तक जब ईरान के सबसे बड़े दुश्मन रहे ट्रंप के सुर अब पूरी तरीके से बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई से जल्द मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। सवाल यह कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई प्यारे लगने लगे हैं और नेतन्याहू पागल। नेतन्याहू के साथ ट्रंप की लड़ाई तो पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन हाल फिलहाल में उनके मुंह से मुस्तफा के लिए जो शहद टपक रहा है उसे सुनकर के दुनिया भी हैरान है। ट्रंप और मुस्तफा खामनेई से एक मुलाकात के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। ईरान के लिए मीठी मीठी बातें उनके मुंह से निकल रही हैं और दूसरी तरफ इजराइल को वो बुरा भला सुना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और फोन पर जम करके खरी खोटी सुनाई है। एक्सियोस की रिपोर्ट में क्या दावा किया गया? दावा यह कि ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को उल्टा सीधा सुनाया है। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। ट्रंप से पूछने पर चिढ़ते हुए फोन वाली बात कबूल की। ट्रंप ने कहा, मैं नेतन्याहू से बेहद नाराज और परेशान था। नेतन्याहू लगातार लेबनान के साथ जंग लड़ रहे हैं। मैंने साफ कह दिया कि अब हमें इस तबाही को रोकना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि लेबनान में इजरायली हमला अमेरिका और ईरान के बीच शांति प्लान में एक बड़ी बाधा बनते जा रहा है। बार बार ये बयान आ रहे हैं ईरान की तरफ से कि शांति होगी तो लेबनान के साथ भी होगी, वरना ईरान के साथ भी उसे मान्यता नहीं मिलेगी। ऐसे में ट्रंप ने लेबनान मुद्दे पर नेतन्याहू को हड़का दिया और बात भी समझा चुकी है कि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर के जिस तरीके से प्यार दर्शाया है उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है कि कल तक ईरान को तबाह करने की धमकी देने वाले ट्रंप के सुर आखिरकार पूरी तरीके से बदल कैसे गए। ट्रंप ईरान और मुस्तफा की तारीफ के कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं? मिडिल ईस्ट और हॉर्मुज में अपने घातक पलटवार से ट्रंप को दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं क्या? ईरानी अचानक से ट्रंप को इतने प्यारे कैसे नजर आने लग गए? यहां तक कि ट्रंप जिसे कल तक अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे थे उसे मिलने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। कैसे भर भर के ये प्यार मुस्तफा खामनेई के लिए डोनाल्ड ट्रंप का उमड़ रहा है। ट्रंप ने अपने बयान से दुनिया को हैरान कर दिया है और कहा कि मैं बहुत जल्द मुस्तफा खामनेई से मिल सकता हूं। मुझे अभी तक मुस्तफा से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। इस समय मुस्तफा के साथ हमारे रिश्ते काफी अच्छे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, आगे वो कहते हैं कि परमाणु बम नहीं बनाने पर राजी हो गया ईरान। ट्रंप के इस यू टर्न ने इजराइल के होश फाख्ता कर दिए हैं, क्योंकि इजराइल सालों से ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आया और इजराइल अभी भी ट्रंप के बदले रुख से हैरान था कि ट्रंप ने इजराइल को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो आज दुनिया के नक्शे पर इजराइल का कोई भी वजूद नहीं बचता। ईरान के खिलाफ जो भी मोर्चा खुला है उसकी शुरुआत करने वाला मैं ही हूं। मैं किसी को बोर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह सच है कि मैंने ही सब कुछ शुरू किया था, क्योंकि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर बनते नहीं देख सकते। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स ट्रंप के इस बदले रूप को देखकर के हैरान हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप बहक गए हैं या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल गेम प्लान चल रहा है। इजराइल भी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से कहीं ना कहीं होश फाख्ता नजर आ रहा है। ट्रंप के ईरान के प्रति उमड़ते प्यार से नेतन्याहू परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मैं नहीं होता तो इजराइल का वजूद कब का मिट चुका होता। ईरान के खिलाफ मोर्चा मैंने ही खोला था और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनते हुए मैं नहीं देखना चाहता था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा।
दरअसल ट्रंप अब ईरान जंग के डैमेज से उबरना चाहते हैं और मिडिल ईस्ट के मैदान से किसी तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका अपनी शर्तें मनवाना चाहता है, लेकिन ईरान भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अटैक तो पहले से ही चल रहे हैं। ऐसे में अब ट्रंप को दोस्ती के अलावा और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। ट्रंप का मुस्तफा के प्रति ये झुकाव और नेतन्याहू से बढ़ती दूरी साफ इशारा करती है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग को खत्म करके ईरान के साथ एक बड़ी डील करने की फिराक में है। और अगर ये डील हो गई तो नेतन्याहू के लिए इतिहास का सबसे बड़ा झटका होने वाला है और दुनिया के समीकरण बदलेंगे सो अलग। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। ट्रंप के यू टर्न पर बवाल, मिडिल ईस्ट की सियासत में पूछा। नेतन्याहू से तकरार, मुस्तफा से प्यार, ट्रंप ने छेड़ी नई बयान। ईरान से ट्रंप की दोस्ती का जोश, उड़ गए इजराइल के जोश। मुस्तफा से मिलने को ट्रंप बेचैन, छिन गया नेतन्याहू का चैन। नेतन्याहू को ट्रंप ने कहा पागल, तेल अवीव में चिंता के बादल। बहक गए ट्रंप, या है गहरी चाल, बदले रुख पर उठ रहे सवाल। और चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि वाकई ईरान और मुस्तफा ट्रंप को अच्छे लगने लगे हैं या ये यू टर्न किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर, रक्षा विशेषज्ञ हैं विंग कमांडर आलोक सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ रोहित शर्मा, विदेश मामलों के जानकार सैयद अब्बास रिजवी, ईरान मामलों के जानकार हैं। रिजवी जी, सबसे पहले आप ये बताइएगा, ये उमड़ता हुआ प्यार ये ईरान के लिए अच्छा होगा या फिर बुरा साबित हो जाएगा? कहीं इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ना ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। कि मीना किशी जी, जैसे कि आपने ये भी खुद ही फरमाया है कि जैसे ट्रंप के दहान से, उनके ज़बान से या उनके मुंह से शहद जैसा टपक रहा है, ये तो बज़ाहिर तो शहद नज़र आ रहा है, लेकिन ये शहद नहीं है। मेरे ख़्याल में ये जो एक कोबरा सांप है उससे भी ये जहरीला हो सकता है। वाकई इसमें मेरे ख़्याल में कोई नेक नीति नहीं है, क्योंकि ट्रंप जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं तब से तो ज़ाहिरी तौर की पूरी दुनिया अब ट्रंप को जान चुकी हैं। और अगर सुबह एक वो ट्वीट करे तो शाम को और उसके बरक्स ट्वीट होता है। तो आज तक उन्होंने बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल किए थे ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन आज की डेट तक, आज की तारीख तक वो किसी भी हथकंडे में कामयाब नहीं हो सका। तो ज़ाहिर बात, ये जिस तरीके से आज वो कह रहा है, ये भी कल तक, परसों तक ये उनका स्टेटमेंट ये भी चेंज होगा। तो अब सवाल यहाँ है कि ट्रंप जी जो इस वक्त ईरान के बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, या आयतुल्लाह मुज्तबा के साथ मुलाकात या बड़े बेचैन है, तो मेरे ख़्याल में इसमें ट्रंप अंदरूनी तौर इतना वो दिलचस्प नहीं है। बट ये मेरे नज़रों में जिस तरीके से आज तक ट्रंप पूरी दुनिया को परेशान करता रहा और ईरान को भी ये जो परेशान करना चाह रहा है और आज तक करता रहा, उसमें जब उनको कामयाबी नहीं मिली, मेरे ख़्याल में ये जो आज ये कह रहा है कि मैं आयतुल्लाह मुज्तबा को मिलना चाह रहा हूँ, बड़ा बेचैन हूँ मुलाकात के हवाले से, इसमें कोई नेक नीति नहीं है। और ये भी एक मेरे ख्याल में धोखा ही हो सकता है। तो अलबत्ता जो ईरान है
मेरे ख्याल में वो पूरे वाकिफ हो चुके हैं बिल्कुल यही कि ट्रंप आखिरकार से। ईरान का पक्ष क्या होगा मेजर जनरल राजन, अगर ईरान की तरफ अभी, क्योंकि ऐसे सिर्फ बातें हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों के तो सगे हैं नहीं, वो कभी भी मुकर जाते हैं, ये सिर्फ बातें हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो आगे प्रस्ताव भिजवाएंगे तो क्या ये ईरान को स्वीकार होगा? ये बहुत चीज साफ है। ये जो इसको ऑप्टिक्स हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ट्रंप और नेतन्याहू के कॉन्वर्सेशन लीक आउट की गई है, और मे बी इंटेंशनली ये कॉन्वर्सेशन इसको लीक आउट कर गई है। तीन इंपॉर्टेंट मुद्दे मैं यहाँ पे रेस करूँगा। इसको पहला है कि जो ट्रंप बोलता है वो करता नहीं। अब आपने देखा कि अगर ट्रंप को मुस्तफा से मिलना ही है, इतना ही प्यार है, तो कोई ना कोई उसको अनाउंसमेंट करनी चाहिए जिससे ईरान का ट्रस्ट वो गेन करे। अब ईरान का ट्रस्ट उसने गेन किया नहीं है। 2 बार उसने ईरान के ऊपर हमला किया, बातचीत चल रही थी। अब ईरान उसके ऊपर क्यों ट्रस्ट करेगा? और दूसरा, अगर उसने अपना पीस प्रपोजल आगे रखा है, और जो जानकारी है मुझे, उसने अपना इतना एक सख्त पीस प्रपोजल बनाया कि उसको ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब वो एक इम्प्रेशन ये देना चाहता है ईरान को। एंड सी, यहाँ पे ईरान कोई ऐसा झांसे में आने वाला नहीं है। वो ये इम्प्रेशन देना चाहता है कि वो इसको, इजराइल इज नॉट कॉलिंग द शॉट्स, अमेरिका इज कॉलिंग द शॉट्स। का मतलब कि ये जो एक इम्प्रेशन गेन हो रहा है कि इजराइल ने अमेरिका को मजबूर किया इस लड़ाई में आने के लिए, वो इम्प्रेशन को वो कम करना चाहता है। क्योंकि जब वो नेगोशिएशन टेबल पे आएगा तो उसकी पोजीशन स्ट्रांग बनती है कि इसको, अमेरिका इज द डोमिनेटिंग पार्टनर ऑफ दिस अलायंस, बट एक्चुअली इट इज द अदर वे राउंड। और दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जिस तरीके से अभी हमने देखा, ये सीज फायर में बार बार, ये सीज फायर में हमने फायरिंग देखी, हमने अटैक्स देखे, हमने अमेरिका की तरफ से पहल देखी, उसके बाद इसको ईरान ने रिटेलिएट किया। अब जो ये इसको रिटेलिएट हो रही है, और इसको ट्रंप के ऊपर इतना प्रेशर है इस लड़ाई को रोकने का। देखिए अभी जो इसको रिप्रेजेंटेटिव, इसको सेनेट्स की जो वोटिंग हुई थी, उसमें ट्रंप हैज लॉस्ट द वोट। और दूसरा, उसके 4 रिपब्लिकन हैव वोटेड अगेंस्ट द पार्टी। तो इसको विद इन द मागा बेस ऑल्सो, अगर आप इसका मागा बेस भी देखें ट्रंप का, वो भी डेंट हो चुका है। और अमेरिका में भी सेंटिमेंट बहुत खराब है। ट्रंप की रेटिंग इज द लोएस्ट, आई थिंक इट्स इन 14% और 16% एज पर सम यूएस एनालिस्ट। तो इसको, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप एक डेस्परेशन में आ गया, और ये जो नेतन्याहू है, ये लेबनान की लड़ाई नहीं रोक रहा है, और इसको ईरान इंसिस्ट कर रहा है, बिकॉज अब ईरान ने अपना स्टैंड अपना बदल दिया है, जिसमें गजा को भी इंक्लूड किया है और लेबनान को भी इंक्लूड किया है कि यहाँ पर भी लड़ाई बंद हो, हम तब बातचीत वो तो करेंगे। खुल करके कह रहा है कि तभी बातचीत होगी, लेकिन हाँ ये मुझे लगता है रोहित जी कि इजराइल के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। इजराइल को लेकर के भी तरीके के बयान आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को पागल करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनका प्यार उमड़ रहा है, तो ये इजराइल के लिए भी तो अच्छी खबर नहीं होगी इस लिहाज से। मैडम, अभी जो डॉक्यूमेंट्स कुछ टाइम पहले लीक हुए क्या रिलीज हुए हैं, CIA के डॉक्यूमेंट्स, अगर उन्हें देखिए तो जॉन एफ कैनेडी के मर्डर में CIA है। पहले चीज, ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसका इस ट्रंप की कंट्रोवर्सी से कोई रिश्ता नहीं, बस इसको दिमाग में रखिएगा इस डॉक्यूमेंट को, कि ये JFK के मर्डर जो हमें इतने साल से नहीं पता था हमें, उस पर CIA कहा। अब आते हैं 1996 पे, 1960s में मर्डर हुआ था। 1996 का आप सर्च मार लीजिए गूगल पे, मैंने भी गूगल से ही पढ़ा है और पढ़े आर्टिकल्स। 1996 में नेतन्याहू, यही नेतन्याहू बिल क्लिंटन के ऑफिस में घुसे, प्रेसिडेंट को उसमें बात करके ये बाहर निकले ओवल ऑफिस से, गेट पे पहुंचे, गेट पे इनकी कार खड़ी थी, कार में बैठे, निकल गए। जब ये निकल गए व्हाइट हाउस से, मतलब व्हाइट हाउस प्रीमाइसेस छोड़ दिया, उसके बाद बिल क्लिंटन अपने ऑफिस में, ओवल ऑफिस में चीख गए कि ये मुझसे बात कैसे करता है, फिर सुपर पावर मैन नहीं है ये। और तो पढ़िएगा, नेट पे पढ़िएगा, नेट पे वो गाली भी लिखी है जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। ये नेतन्याहू अमेरिकन प्रेसिडेंट से इस तरीके से बात,
और नेतन्याहू के खिलाफ कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं जा सकता। जितनी फंडिंग होती है, ट्रम्प को फंडिंग, सारी फंडिंग चली जाएगी डेमोक्रेट को। ये जितने बिलियनर्स बैठे, सिर्फ मैं बिलियनर्स नहीं गिनवा रहा, बिलियनर्स के आगे मिलियनर्स भी हैं, बिलियनर्स के आगे लॉबिंग फंड्स कंपनीज भी हैं, इनके अपने दामाद जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, इनके चारों ओर यहूदी बैठे हैं। ये धमकी देंगे नेतन्याहू को, घंटों में गायब हो जाएंगे। ये 62 का 63-64 में हुआ था शायद उसका असैसिनेशन जेएफके का। ये जान रहे हैं सीआईए के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है यहूदियों का। ये यहूदियों से बाहर जा पाएंगे, ये सारा, इसे बोलते हैं नौटंकी जो ये कर रहे हैं। ये नौटंकी दुनिया को नहीं पता है क्या? सबको पता है क्या कर रहे हैं ये यही अगर ये जो बोल रहे हैं कि मैं नहीं होता तो 3 महीने इजराइल नहीं टिकता, भाई साहब आप इस कुर्सी पे अभी आके बैठो। यही सेंटेंस आपसे पहले के 5 जो प्रेसिडेंट हैं या 10 प्रेसिडेंट, वो भी यही सोचते थे कि मैं नहीं होऊंगा ना तो ये इजराइल खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म हुआ तक आपका कई बिलियन डॉलर्स का राइट ऑफ है, सीधे राइट ऑफ है कि कई बिलियन डॉलर्स हम सीधे इजराइल को देंगे, आप अपने आप को चलाइए। आप यहूदी लॉबी को मजाक समझ रहे? आपके इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो साउथ अफ्रीका में अपना बिजनेस चलाते थे, यहूदी लॉबी से पंगा हो गया, सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। और इंडिया में आप अडानी और अंबानी की बात करें तो उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं। मुझे एक रूथस्चाइल्ड पे एक आर्टिकल दिखा दीजिए यहूदी, और हर जगह ये रूथस्चाइल्ड बैठे होते हैं, नाम आए ना आए बैठा होगा, इतने सारे पूरा परिवार बैठा होगा। ये यहूदी लोगों से पंगा लेंगे ट्रम्प के अगले दिन कटोरा आ जाएगा हाथ में। ये कहानी सुना रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इसका रीजन ये कि सामने इलेक्शन खड़े, इन्हें पता है मैं हारने चलूंगा। बिल्कुल। और एक बार हार गया तो कांग्रेस में मेरा एक बिल पास नहीं होगा। ट्रम्प एक हेयर कट भी लेते हैं तो उसका बिल भी वहां कांग्रेस से पास होता है। इनको पता है ये ड्रामा कर रहे हैं, ये विल बैक विद दैट यानी कि कैप्टन श्याम कुमार, अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से 2 बयान आए, जो बातचीत चल रही है दोहा में, कतर में, उसके लिए उनकी तरफ से ये कहा गया कि बातचीत अच्छी चल रही है, बहुत जल्द हम हॉर्मुज खोलने वाले हैं। फिर कहा जाता है कि सितंबर तक भी हॉर्मुज ना खोले तो हमें क्या है, हमारा काम चल रहा है। तो ये सब कुछ इलेक्शन के मद्देनजर। धन्यवाद मीनाक्षी, जय हिंद, सर्ववर्ण। जैसा मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, कई लोग ईरान में हैं, कई लोग दुबई में हैं, कई लोग कतार में हैं। तो ये कतार में कई लोग खड़े हैं नेगोशिएशन के लिए, कई बातें करने के लिए। कतार हमेशा से मीडिएटर रहा है, चाहे अफगानिस्तान की बात करें। यस, पहले समझिए कि एक अच्छे राजनीतिकार और एक रणनीतिकार, दोनों का रोल एज सुप्रीम कमांडर एंड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अच्छे से निभाना आता है ट्रंप को, तभी दूसरी बार आए हैं। आर्थिक आकलन और जो उनके पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम है मागा के रूप में अमेरिका का, ये 2 बातें, और तीसरा कॉस्ट ऑफ वॉर, और चौथा जो मिलिट्री के जो स्ट्रैटेजी के साथ वो लड़ने आए। इन चारों को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट के देखना चाहिए। और अगर सबको, हालांकि इनके आपस में गुत्थम गुत्था इन बातों का होना ही है, क्योंकि लीवरेज होती है आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक। ईरान का अमेरिका से विरोधाभास सांस्कृतिक रूप से जो 53 में हुआ, 79 में हुआ, और वो अब 40 साल से जो हो रहा है, इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बड़ी पैठ है लोगों के अंदर घुसी हुई ये बात, चाहे ईरान के हो अमेरिका के अगेंस्ट या अमेरिका का हो ईरान के अगेंस्ट। तो कई सारे प्रेसिडेंट ने अपने अपने समय में कई बातें की हैं, और इंटेंट जरूर दिखाते रहे ये लोग, चाहे वो जेसीपीओ हो या उसको तोड़ा गया हो फिर से 18 में, न्यूक्लियर की जो बातें हो रही हो, या सैंक्शंस हो, फ्रोजन एसेट्स हो, और ये इंटेंट को डेंट के रूप में ट्रंप ने लाया। तो हम इसको मान सकते हैं कि वो आगे आ गए और उन्होंने इसको विजिबल कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका के लोग पहले से ऐसा नहीं चाहते हैं। शरण दे रखी है वहां के इनके शाह को उन्होंने अपने अमेरिका में, और वो वहां से बातें करते रहते हैं। अब बात मान के चलो इनके स्टेटमेंट्स की, तो देखिए ट्रंप जो है वो प्रोटोकॉल को छोड़ते हुए डायरेक्ट मीडिया से स्टेटमेंट दे देते हैं, और कह सकते हैं वो अतिशयोक्ति हो जाती है, कभी आधा, कभी पूरा, कभी यस, कभी नो, और कई बार उनकी बातों का प्रोटोकॉल पे या व्हाइट हाउस के साथ सर्टेनिटी नहीं होती, वो इसको अप्रूवल भी नहीं देते हैं। और ईरान की तरफ से माने तो जनरली इनके जो न्यूज एजेंसी है, इनके जो लोग हैं, वो बयान वहां से देते हैं। हालांकि इस राजनीतिक या रणनीतिक फॉग में
ये इसलिए किया जाता है ताकि दोनों अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बातों को पलट सकें और जब जैसी जरूरत हो वो कर सकें। क्योंकि फिलहाल जो माहौल है ये शीत युद्ध जैसा माहौल है, लड़ाई छिटपुट, थोड़ी बहुत गोलाबारी और ज्यादा डिप्लोमेटिक टेबल पे बातें, इसको फटकार उसको फटकार, ये सारी बातें के साथ ये युद्ध चला रहे हैं और इसको आप एडहॉक नहीं कह सकते। ये एक नीति, रणनीति, सोची समझी एक पूरी तरह की चाल के साथ अमेरिका यहां आया है। मैंने किसी को कहा था एक बार कि अमेरिका पंजों पर है और ईरान शिकंजों पर है। आप इसको समझिए, ऐसे नहीं आए हैं अमेरिका सोच के, और इजराइल को अपने टारगेट्स के साथ अलग रखा हुआ है। कभी ऊपर से फटकार देना एक अलग बात है, लेकिन दोनों पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होके अपनी बात कर रहे हैं। और जितना जंदा लंबा खिंचता जाएगा समय, उतनी गेन्स होती जा रही है इनको, चाहे आर्थिक रूप से ईरान को नुकसान हो, वर्ल्ड की ऊपर नीचे जो देख रहे हैं ऑयल की प्राइसेस कंट्रोल करते हुए शिप्स को भी निकाल रहे हैं, कॉमन जो यूरोपियन यूनियन की फोर्सेस को भी ला रहे हैं, पूरे विश्व को वहां घुसा भी रहे हैं, ब्लॉकेट भी कर रखा है, टेबल पे भी बात और ऊपर नीचे बातें, और कह देना कि मैं मुस्तफा से मिलना चाहता हूं, कभी मुलाकात होगी, और इसे भी किसी ने अप्रूव नहीं किया, कभी मुलाकात होगी और किस हालत में होगी ऐसा क्या पता, क्या किस तरह की बातें वो कह रहे हैं। ये हो सकता है या ऑफेंसिव पोस्टरिंग हो। ठीक है, मेरा जो मानना था इस वॉर का, हाँ, जी ठीक एक सेकंड कह दूं, मेरा जो मानना है कि एक बार फिर से डेंट होना ही है ईरान को, इसके लिए ईरान सतर्क है और इसलिए कॉशस है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विंग कमांडर, क्या ये इजराइल के साथ मुंह भंग वाली स्थिति में अमेरिका पहुंच चुका है? अभी रोहित सर ने हमें बताया कि किस तरीके से अमेरिकन राष्ट्रपति से वो बात करते चले आए हैं। अब ये बार बार ऐसा लगता है, सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है और ये फील भी होता है कि कहीं ना कहीं इजराइल अमेरिका को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस बार तो लग रहा है मुंह भंग हो गया अमेरिका का इजराइल से। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए रोहित जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, कोई मोह भंग नहीं हुआ है। और ये जितने भी सीज फायर की बातें की जा रही है ना, रोज आपने सुना होगा कि हर एक दिन पे ये आ जाता है कि लेबनान में सीज फायर पर बात हो गई है, और उसी दिन आप सुनते हैं कि वहां युद्ध फिर अटैक हुआ है और ज्यादा, और हाँ 4 बार हमले हो गए। तो ये बात क्या है, वस्तुतः आम जनता को हम लोग अच्छी तरह बता नहीं पा रहे हैं, और ये कंफ्यूजन जो है कई बार किसी दूसरे मीडिया के कारण हो रहा है। देखिए मैं इसकी क्लैरिटी बता दूं, ये जो पीस टॉक हो रहा है और ये डिक्लेरेशन हो रहा है सीज फायर का, वो लेबनान गवर्नमेंट और इजराइल के बीच में हो रहा है, और उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हम सीज फायर कर रहे हैं, डिक्लेयर कर दिया हमने सीज फायर, अगर अब हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगा, हिजबुल्लाह वहां से कोई एक्टिविटी नहीं करेगा तो हम अटैक नहीं करेंगे हिजबुल्लाह के ऊपर में। इस सीज फायर का हिजबुल्लाह तो पार्टी है ही नहीं। You tell me one example where Hezbollah has been a party in declaration of ceasefire in Lebanon. हिजबुल्लाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि जब तक कि इजराइल वहां से पूरी सेना वापस नहीं लाता 28 अटैक के पहले वाली स्थिति में, तब तक वो सीज फायर नहीं मानेगा। इजराइल का कहना है कि जब पहल 2015 में जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में जो पास हुआ था, सबने साइन किया था कि लिटनी रिवर के दक्षिण में हिजबुल्लाह का कोई आर्म्ड प्रेजेंस नहीं होगा। इसको हिजबुल्लाह ने भी साइन किया है, वेस्टर्न कंट्रीज ने भी साइन किया है, इजराइल ने भी साइन किया है, यूएन ने भी साइन किया है। यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन है इस पर, 1707 रिजोल्यूशन है। और उसके बाद ये लिटनी रिवर के फिर दक्षिण में कैसे हिजबुल्लाह ने अपने सैन्य संगठन बना लिए, कैसे अपने आर्म्स एंड रॉकेट लॉन्चर इकट्ठे कर लिए, कैसे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। तो इजराइल का कहना इस वास्तव में जायज है। और जब उसने क्या किया है, अति क्या किया है कि लिटनी रिवर नदी के बाद भी वो लिटनी रिवर को भी अब क्रॉस कर गया है। उसका कहना है कि हम जब लिटनी रिवर तक आकर के हम मार रहे हैं हिजबुल्लाह, और पीछे जाकर के वहां से हमारे ऊपर रॉकेट अटैक कर रहा है। एक दिन हिजबुल्लाह बैठ के इजराइल के साथ बात कर ले कि मैं अटैक नहीं करूंगा, आप आक्रमण रोकिए, तब अगर इजराइल नहीं आक्रमण करता है तब इजराइल दोषी है। और इसीलिए आप देखिएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी साइलेंट है, बाहर से दिखाने के लिए मीडिया को वो बोलते हैं कि मैं नाराज हूं, एंड बार बार वो घुड़की देते हैं, फोन देते हैं, तो फोन से बात करते हो कि मैंने फोन पे बात किया, डांट दिया नेतन्याहू को, और उसी समय 1 घंटे बाद खबर आती है कि जम के बमबारी हुई नेतन्याहू के फोर्सेस द्वारा, आईडीएफ के द्वारा लेबनान पे। और ट्रंप क्या करते हैं, चुप है, क्योंकि बात वहां दूसरी है। इजराइल का कहना बड़ा साफ है कि हिजबुल्लाह वहां पे डिक्लेयर करे कि वो अटैक नहीं करेगा इजराइल के ऊपर,
ये बात नहीं हो रही है, और पीस नेगोशिएशन में हिजबुल्लाह पार्टी नहीं बन रहा है, ये बात हो रही है। अब आता हूं मैं ये कहने पर कि जो ट्रंप ने कहा कि मुस्तफा से मिलने का, देखिए ये एक जो है न्यूयॉर्क पोस्ट का एक पॉडकास्ट है, जिस पॉडकास्ट में उनसे ये पूछा गया कि क्या आप मुस्तफा साहब से मिलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, या आई विल मीट हिम। आप इस बात को समझिए कि उन्होंने किस लहजे में कहा ये बात, और इसको मीडिया में दूसरे रूप में पेश कर दिया गया। उसने कहा कि प्रॉब्ली या समटाइम्स आई विल डेफिनेटली मीट हिम समटाइम्स, कभी ना कभी तो मुलाकात होगी। कहने का उनका ये अर्थ है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसको कई जगह प्रो ईरान या दूसरे खास करके लोगों ने उसको क्या किया, अरे वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं कि मुझे मुस्तफा से मिलना है, वो फंस गए हैं, किसी तरह मुस्तफा से माफी मांग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए पॉडकास्ट में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा कि हाँ संभवतः शायद कभी ना कभी तो मिलना होगा, ये उनका वर्ड है। इफ यू वांट आई कैन एग्जैक्टली रीड विद कोट अनकोट व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज टोल्ड देयर। तो ये चीजों को, अच्छा अब मैं आता हूं एक और चीज पे, वहां डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। वहां बिल्कुल एक नया डेवलपमेंट हो रहा है जो मैंने कल भी बताया था। अमेरिका बहुत ही शातिर तरीके से, प्लान तरीके से, वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जितने कम्युनिकेशन एंड रडार सेंटर्स हैं ईरान के, उसको वो सेलेक्टिव तरीके से बिना वार को ज्यादा एस्केलेट किए हुए पिन पॉइंटेडली उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। कशम आइलैंड के सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब वहां के आसपास के सेंटर्स नहीं रहेंगे तो जहाजों के आवाजाही की खबर आईआरजीसी के सेना को नहीं मिलेगी। कैसे वो इंटरसेप्ट करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे कमांड सेंटर उनको बोलेगा कि हाँ इस जहाज को पकड़ो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक फिक्स्ड प्लान के तहत जो सेंटकॉम की फोर्स है वो ऑपरेट कर रही है। दूसरा एक ऑपरेशन इन्होंने किया है कि जो बिटकॉइंस के थ्रू ईरान जो अपने पूरे इकोनॉमिक सैंक्शंस को इवेड कर रहा था, बच करके अपना पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स और अपना पैसा बाहर ले जा रहा था और बाहर से पैसा ला रहा था, उसको अमेरिका ने आइडेंटिफाई करके, आपने सुना होगा नॉर्बिटेक्स एक्सचेंज को उन्होंने बैन कर दिया, उसको पकड़ लिया, 2-3 और एक्सचेंज को बैन किया है, और सारे जगह अब ये बिटकॉइंस के थ्रू जो बैक चैनल से इनके ट्रेड का पैसा बाहर जा रहा था वो बंद हो गया है कल से। तो अब सवाल है कि कितना प्रेशर अमेरिकन ट्रंप पे लगाते हैं, हाँ। उनको भी प्रेशर हो रहा है, और कितना प्रेशर उधर ईरान को भी प्रेशर हो रहा है कि उसका पैसा पूरा ब्लॉक हो गया, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड कम्युनिकेशन सेंटर ध्वस्त हो रहे हैं, वो भी समय। तो बोथ आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। लेकिन देखना यह है कि कौन इस टाइम को ज्यादा समय तक झेल पाता है। जी हाँ, बिल्कुल रिजवी जी। लेकिन अभी की स्थिति जो है, खैर ईरान की तरफ से तो ये बयान दे ही दिया गया है, अब्बास अरागची कह चुके हैं कि अगर लेबनान में शांति होगी तो ही ईरान के साथ शांति वार्ता होगी। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत हो चुकी है और हम पूरे तरीके से सहमत हैं, हॉर्मुज खुलने वाला है। अब ईरान का पक्ष क्या है, ये सच है या झूठ है? बेसिकली मैं पहले कह चुका हूं कि अमेरिका की तरफ से जो भी कुछ आज तक कहा गया है, बिल्कुल वो सिफर उसका रिजल्ट निकल आया है। हमें ये देखना है कि हार्मुज की जो बात है वह यहाँ हार्मुज की बात ही नहीं है। हार्मुज जो इस वक्त बेसिकली जो ट्रंप जो है वो सिर्फ अमेरिका के बारे में सोचता है, वो अपने ज़ात के बारे में सोच रहे हैं। जिस तरीके से पहले आप ये कह रहे थे, यहाँ मेरे एक दोस्त ने खूब कहा है कि ट्रंप जो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो जूस के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएं या बोलें, क्योंकि ज़ाहिरी तौर उसका एक रिलेशन है उनके साथ, और जो अमेरिका में जो दखालत हैं, जो भी हुकूमत वहाँ अमेरिका में आती हैं, तो ज़ाहिरी तौर जब तक न जूस उस हुकूमत को एक्सेप्ट न करेगी तब तक वो चलने वाली भी नहीं है। अब यहाँ एक बात ज़रूर है कि जैसे आपने हार्मुज की बात की है, हार्मुज के बारे में मैं यही कहूँ तो खुल भी सकता है और ज़ाहिरी तौर तो, लेकिन अगर ट्रंप जिस तरीके से चाह रहा है खुले, तो उस तरीके से मेरे नज़र में नामुमकिन है। जिस तरीके से ईरान चाहे और जिस तरीके से उनकी जो वहाँ गवर्नमेंट है, जिस तरीके से वो चाहें, तो उस तरीके से हो सकता है। तो प्रेशर के ज़रिए ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अगर प्रेशर के ज़रिए ये सारा कुछ होना था तो ये 1979 से ही हो चुका होता है। लेकिन ये आज की जंग नहीं है, ये मेरे ख्याल में पिछले
40 साल की जंग है, तो तब से तो मोसाद हो या CIA हो या अमेरिकन जो एजेंसीज दूसरी है, उन्होंने तो काफ़ी पहले से भी दखालत वो करके आए हैं और करते रहे और करते रहेंगे। लेकिन आज तक उनको किसी भी हाल में किसी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। क्योंकि मैं आपको यहाँ एक ज़िम्नन एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आयतुल्लाह जो खामनाई जो फाउंडर हैं, वहाँ की जो रिवोल्यूशन आया है, बेसिकली कि उस वक्त जब वो आए हैं तो वहाँ करोड़ों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। अगर आज जिस तरीके से यहाँ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के काफ़ी जर्नलिस्ट जो वहाँ गए थे, तो वो वहाँ से वापस भी आए हैं, तो उन्होंने भी यहाँ ये एतराफ़ किया है कि भाई वहाँ का छोटा बच्चा से लेके एक बूढ़े तक जो उनके अंदर एक ऐसे एक मतलब वो एक जज्बा है मुल्क के हवाले से, ये सिर्फ इन चंद दिनों में या चंद महीनों में नहीं हुआ है, बल्कि इस पे पिछले 40 साल से एक काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि एज शिया कम्युनिटी के हवाले से वो जब करबला की बात आती है ना, इमाम हुसैन की बात आती है, तब 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 यही मतलब इंसान सोचता है कि भाई अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे यानी वहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अब अगर कोई इजरायली या अमेरिकन जो आर्मी वाला हो, तो वो सिर्फ एक इस हैसियत में अपने काम को अंजाम देता है कि वो अपनी नौकरी को वो एक अपने फर्ज समझ के पेश करता है। लेकिन जो ईरानी है, जो उनमें दो चीज़ें, एक तो हो गया है कि वो एज इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, दूसरा ये है कि वो अपने आप को फारस समझते हैं। जब फारस वाली बात है वो उस पर भी फख्र करते हैं और वो अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं कि हम फारस हैं। और ये दो चीज़ें जब आपस में मिलाती हैं, जब तक ये चीज़ें उनके अंदर हैं, तब तक मेरे ख्याल में अमेरिका वहाँ बेबस है। ठीक है मेजर जनरल राजन कोचर, ऐसा हो पाएगा? अमेरिका हाँ ठीक है वापस से उतरना नहीं चाह रहा है, ऐसी स्थिति में वो भी नहीं है कि वापस से युद्ध शुरू करे, अभी चुनावों की तैयारियां भी करनी है। लेकिन ये हो सकता है कि अमेरिका वापस ना ही आए। देखिए ये सिचुएशन अभी फिलहाल ये भविष्यवाणी आई थिंक कोई नहीं कर सकता है। दूसरा ग्राउंड रियलिटीज इसको आज की ये हैं, समझौता, बैकडोर डिप्लोमेसी सब चल रहे हैं, उसमें कतार भी इन्वॉल्व है, उसमें ओमान भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, और सब लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने भी एक प्रपोजल भेजा है, ईरान ने भी उसका जवाब दिया। बट बात देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट है जब कोई भी नेगोशिएशन होता है, हम चाइना के साथ भी, अब इसको इंडियन आर्मी जब हम अपनी कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग्स करते हैं और हमारी फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज जब तक आप में एक ट्रस्ट नहीं आएगा आप कोई समझौता नहीं कर सकते। और इसको अमेरिका की तरफ से मैं कोई ऐसी मूव नहीं देख रहा हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि अमेरिका अगर सीरियस है, अगर उसका इंटेंट है समझौता करने के लिए, तो उसको नेवल ब्लॉकेड उसको बंद कर देना चाहिए, और इसको ईरान को रेसिप्रोकेट करना चाहिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए, और ऊपर से कुछ जो उनके अकाउंट्स हैं उनको अनफ्रीज कर देना चाहिए, सैंक्शंस कर देना चाहिए। अब ये ट्रम्प क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे ये एक डबल गेम खेल रहा है, और उसने अभी इसको अब्राहम अकॉर्ड की बात छेड़ दी है। देखिए अब इसको आपको दोनों चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इसको अब्राहम अकॉर्ड को दोबारा से ट्रम्प क्यों लेके आया? वो इसलिए लेके आया है क्योंकि वो इस लड़ाई को एक मिलिट्री टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो वो जीत नहीं पाया, और जो भी उसके जो पॉलिटिकल एम थे, बिकॉज इसको लड़ाई में पॉलिटिकल एम के साथ ही हम बढ़ते हैं, उसके बाद मिलिट्री एम वगैरह, तो जो वो हासिल नहीं हुए, और इसीलिए इसको इजराइल ने अपनी लड़ाई एक दूसरी तरफ शुरू कर दिया, बिकॉज वहां पे सक्सेस के ज्यादा चांसेस हैं IDF के, इसको लेबनान में, इसलिए उसने वो लड़ाई वहां शुरू कर दी है। अब जब उसके एम्स अचीव नहीं हो रहे तो वो अभी यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड लेके आया। इसका मकसद क्या है अब्राहम अकॉर्ड का? पैलेस्टीनियंस का मामला नहीं हल करने का मकसद, बिकॉज पैलेस्टीनियंस के लिए तो इसको नेतन्याहू ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है दैट 2 स्टेट सोल्यूशन इज नो गो, हम नहीं मानेंगे उस चीज को, और वो उसकी तरह काम कर रहा है। आप इसको वेस्ट बैंक में देखिए, पिछले एक साल में 122 नए जूइश
सेटलमेंट्स हुए हैं वहां पे। इसका क्या मतलब है? आप उसको डेमोग्राफी चेंज कर रहे हो जगह की, और आप वहां पे ज्यूज को बसा रहे हैं। तो क्या टू स्टेट सोल्यूशन की आप उसको बात करते हैं? आपने इसको सीरिया में आप देखिए, गोलन हाइट्स को एक्सपैंड किया और आपको माउंट हरमन तक आप लेके आए। वहां पे आपने ऐसा क्यों किया? बिकॉज जितने भी लॉजिस्टिक रूट्स थे इसको हजबुल्ला के, जो आपके इसको ईरान से होके इराक से होके इधर आते थे, वो आपने बंद कर दिए। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक शिकंजा, ये वर्ड अभी फेरो पैलेस ने इस्तेमाल किया था कैप्टन शाम ने। तो ये शिकंजा एक्चुअली अमेरिका कस रहा है। अब जो किस तरीके से कस रहा है वो इसको अब्राहम अकॉर्ड को लेके आता है, ऐसी ऐसी चीजें लेके आता है, और इसको आने वाले वक्त में उसने ये डिसाइड सीधे कर सीधे लिया है। घेरने की तैयारी। सर बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने ये, कि एक तरफ अब्राहम अकॉर्ड में सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज भी आ जाए, दूसरी तरफ ये भी कह देना कि नेतन्याहू पागल हैं। यानी रोहित शर्मा जी कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाए कि वो नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं और ईरान के साथ हो गए, ईरान खुद भी नहीं मानने वाला है उनकी इस बात को। बिल्कुल सही, सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, तो ईरान के तो क्या, वहां पे भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है क्या हो रहा है। फैक्ट इज के इलेक्शन आ रहा है, इस वजह से ट्रंप की लैंग्वेज चेंज हो गई है, वरना ट्रंप की लैंग्वेज कभी चेंज ही नहीं हो सकती। द रीजन बीइंग के इलेक्शन फंडिंग इतनी है यहूदी लॉबी की तरफ से, जूइश लॉबी की तरफ से। इलेक्शन फंडिंग ही ना हो, अगर मैं बात करूं तो बाकी सारे प्रेशर ग्रुप्स भी वहां पे है। स्टीव विटकॉफ इन सबको छोड़ दीजिए, इनके फेडरल बैंक जो काम हमारे यहाँ रिजर्व बैंक करता है, यहाँ ये ग्रीन बैंक का काम जो है वो इनका फेडरल रिजर्व करता है। फेडरल रिजर्व के पिछले 5 जो चीफ हैं वो निकाल के देख लीजिए कितने यहूदी हैं। सबसे लंबा टेन्योर फेडरल रिजर्व चीफ एलन ग्रीनस्पैन को मिला था, यहूदी थे। तो इनके पास ऑप्शन है क्या? और ईरान को ये बात पता नहीं है क्या? सबको पता है, अच्छी तरह से पता है कि कैन नॉट गो अगेंस्ट इजराइल। इजराइल को इजरायली लॉबी या इजराइल के पास लेटेस्ट व्हीकल्स होते हैं जो अमेरिका बनाता है। F-35 एक वर्जन बनता है जो अमेरिका के लिए होता है, सेकंड हाईएस्ट वर्जन जो होता है वो इजराइल के पास जाता है, और थर्ड हाईएस्ट वर्जन जो होता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या यूरोप को जाता है। तो ये भी ये जो बोल रहे हैं कि मैं इजराइल से नाराज हो गया हूं और ये सारा ड्रामा है। और लीक क्यों हुआ? ये बिल क्लिंटन, आप एक बार सर्च मारिए ना, 1996 बिल क्लिंटन नेतन्याहू, एक बार में मिलेगा आपको सारा कन्वर्सेशन। वो नेतन्याहू वाला तो लीक नहीं हुआ था, वो बिल क्लिंटन वाला तो लीक नहीं हुआ था, ये अभी बातचीत के 2 दिन के अंदर लीक हो गया। ये किसको समझाते हैं और किसे पता? बिल्कुल पूरा ड्रामा हो रहा है, नौटंकी हो रही है इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन जीत गए एक बार या हार गए तो इनकी ईरान के लिए लैंग्वेज चेंज होगी क्या? जब ये बोल रहे हैं, इन्होंने यूक्रेन को भी बोला था कि तुम 3 हफ्ते नहीं लड़ सकते थे, साथ बिठा के बोला था। आज क्या हो गया? बोलने के भी 1 साल बाद तक लड़ रहे हैं, और यूक्रेन को सपोर्ट पूरा अमेरिका का है। ये इनको, ट्रंप को ये लगता है कि मैं भगवान बन गया हूं। वो एक बाइबल में एक वो है, एक कैरेक्टर है, जोसेफ ये कुछ नाम है, जो अपने आप को भगवान मानता था और एक मीनार बनाई और चढ़ने की कोशिश की, मीनार से गिर के मर गया। ये वो सिचुएशन है इनकी। ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे बिना 3 महीने नहीं चल सकते थे। भाई साहब, आपके बिना ही 45 से चल रहे हैं। द फैक्ट इज कि ये जो हैं ये दिखा रहे हैं, इनको भी पता है, ट्रंप को भी पता है कि कितना मुश्किल है जूइश लॉबी से लड़ना, वेरी टफ। बट द फैक्ट इज कि ही इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट। आजकल एप्स्टीन, आज तक एप्स्टीन फाइल में क्या हुआ था किसी को नहीं पता है। एप्स्टीन मरा कैसे किसी को नहीं पता। ये अमेरिका बहुत ईमानदार कंट्री है क्या? एप्स्टीन फाइल में जितनी विक्टिम थी उसमें से एक की भी एफआईआर हुई थी। इंडिया में तो आप और आपका चैनल ही चीखना शुरू हो जाता है कि एफआईआर ना हो। तो वहां पे क्यों नहीं चीख रहे? वहां पर आपका जैसा चैनल क्यों नहीं जो चीखना शुरू कर दे? ये सारे ड्रामे हैं, सारे जूइश लॉबी है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये इजराइल तो ही रहेगा और इजराइल के थ्रू ये गेम खेलते रहेंगे। बिकॉज ये चाइना को जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट मिली थी 80s में, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिली थी, किसने दी थी? इजराइल ने दी थी। अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी, अमेरिकन ने डायरेक्ट नहीं दी, इनके थ्रू दी। ये बताने के लिए कि हम चाइना को डायरेक्टली कुछ नहीं दे रहे, वो इजराइल दे रहा है। कि पूरे गेम्स खेलते हैं उससे। अमेरिका को रडार्स मिले, अमेरिका को एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी मिली, सॉरी चाइना को रडार मिले, चाइना को एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी मिली, अमेरिकन मिली, इजराइल ने दी।
बराक मिसाइल इंडिया को इजराइल दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, कहां से दे रहा है? तो वी हैव ये सारा का सारा गेम है, इंटरनेशनल गेम्स हैं। इन सारे गेम्स में एक गेम ये भी था कि मैं नेतन्याहू से नाराज हूं। अच्छा, बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो इतने सारे हमले हो रहे हैं, इराक में हो रहा है, बहरीन में हो रहा है, इसके अलावा कुवैत में हो रहा है, इस पर अमेरिका एकदम चुप्पी साध करके बैठा हुआ है कैप्टन श्याम कुमार, कि अगर उसका ये झूठ वाला पर्दा एक बार फिर से उठ गया तो उसकी बात निकल करके फिर से सामने आ जाएगी। दिखावा था। झूठ पे एक लाइन कहूंगा, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, कभी अमेरिका की फरमाई है, कभी उसकी दुश्वाई है। देखिए, ये अमेरिका को ऐसा मान के चलिए कि एक, मैंने फिर से कहता हूं, बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। ग्रीन रूम की टॉक के बारे में मैंने कुछ बातें कही है कि पर्दे के पीछे, कारपेट के नीचे, बिहाइंड द कर्टेन्स जो हो रहा है उसे हम देख नहीं पाते, इसलिए हम आकलन कर लेते हैं टैक्टिकली। तो हमको उनको भी लाके लेना पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स मैं कह दूं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। सबसे पहली बात, अगर प्रेसिडेंट की माने तो आर्थिक रूप से अमेरिका को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा इस वजह से, और ये लड़ाई आर्थिक रूप से लिवरेज नहीं मान पाएंगे वो कि इसके कारण बंद करेंगे। दूसरी बात, अमेरिका का मनोबल, लोगों का विश्वास, इलेक्शन, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली 4 बार स्टेटमेंट दिया हुआ है, अमेरिका के लोग मुझे समझते हैं, मुझे इलेक्शन से कोई खतरा नहीं है। नंबर 3, टैक्टिकली और रणनीतिक रूप से अमेरिका तैयारी के साथ आया था। पहले स्टेज में एनिहिलेशन, जिसका जवाब ईरान ने एट्रिशन से दिया, ऑल ओवर वॉर करके सबको मार के, जो आप कह रही हैं सब जगह अटैक कर देता है वो। पहले दिन अटैक कर दिया था उसने 8 कंट्री पे। एट्रिशन वॉर करता है ईरान, और अमेरिका एनिहिलेशन किया 40 दिन का टेस्टिंग ट्यूनिंग। उसके बाद जानता था भाई कोई टैंक, कोई तोप, किसी तरह का स्टेशनरी फॉर्मेशन, बूट्स ऑन ग्राउंड की कोई भी पहल तो उसने की नहीं। तो ईरान को टेक ओवर करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। जो हुआ सो हुआ। एक बात मैं कहता हूं, युद्ध में जीत जाना या बच जाना अलग बात है। ईरान की तरफ से कहता हूं, युद्ध में जीत जाना या बच जाना अलग बात है। युद्ध में जीत जाना या घायल होकर जीतना अलग बात है। अमेरिका की तरफ से कह रहा हूं, अमेरिका घायल नहीं होना चाहता, इसलिए उसने स्लो वॉर किया, इसलिए उसने गल्फ कंट्री को लिया। बात आप करते हैं अब्राहम अकॉर्ड की, तो मुस्तफी ने कहा युद्ध के पहले दिन कि अब अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कोई स्क्रीनिंग नहीं मिलेगी, अब उसको कोई बचाएगा नहीं। तो उसके पहले उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड मारा था ना, कि सभी लोग इजराइल को मान लो भाई, इसलिए ये डिप्लोमेटिक बात की गई। उसी के अगेंस्ट में बोला उन्होंने युद्ध के दिन। हाँ, इजराइल अमेरिका का इंटीग्रेटेड पार्ट है, उसका झरोखा है, वो वहां से मिडिल ईस्ट को झांकता है। लेबनान क्रिश्चियन कंट्री था कभी, आज नहीं है। अमेरिकन के साथ ज्यूज का पक्का रिलेशन है, सब समझते हैं। तो वो उनका झरोखा है, मिडिल ईस्ट से वहां वो देखता है, वहां से उसकी पकड़ है। तो आप समझ लीजिए उसमें कोई दरार नहीं। तो तीसरी बात, चौथी बात, लगातार टैक्टिकल अटैक्स होंगे। मैंने आपको कहा था एम्फीबियस वॉरफेयर का ये हिस्सा है। एडमिरल ब्रैड कूपर वहां लड़ रहे हैं, और जो छोटी छोटी बातें वहां हो रही हैं, 80-90 शिप्स निकल चुके ओमान की खाड़ी से, और कई चीजें हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं वहां पे। कोसाम, लद्दाख, कुवैत पे इसलिए अटैक हो रहा है क्योंकि वो सबसे नजदीक है लद्दाख के, अब ये इसके खर्ग आइलैंड के, और सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा मार यूएई को पड़ेगी, कतार को पड़ेगी, बहरीन को पड़ेगी, तब जाके इजराइल को पड़ेगी। ये तो 8-9 मार्च से मैं कहता आ रहा हूं, आकलन करके कितनी मिसाइल कहां क्यों गिर रही हैं। क्योंकि जब लड़ाई गल्फ में होगी फाइनली, तो यही देश मदद करेंगे टैक्टिकली, एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, लॉजिस्टिक सपोर्ट में। या अगर वो किसी आइलैंड को कैप्चर करने की कोशिश करता है कल, क्योंकि उसके एम्फीबियस वॉरशिप्स के जो शिप्स हैं और उसके जो स्पेशल फोर्सेस हैं वही खड़े हैं। फर्स्ट क्लास के 3 अमेरिकन कैरियर वहां खड़े हैं, सिर्फ अब्राहम लिंकन ही नहीं है। उससे अगर वहां से निकलना होगा तो अपने युद्धपोत सबसे पहले हटाएगा। लेकिन क्या विंग कमांडर आलोक सहाय जी, ये ईरान मिडिल ईस्ट का किंग बनते जा रहा है, जिसके लिए अमेरिका को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत पड़ रही है? मीनाक्षी जी देखिए, मैं शॉर्टकट में बताऊं, पॉइंट वाइज टू बी वेरी प्रिसाइज, ये अमेरिका जान चुका है कि ईरान की जो रिटेलिएटरी पावर है वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से अंडरग्राउंड लोकेशंस हैं उसको वो बंकर बस्टर बॉम्ब से मार नहीं पा रहा है। GBU-57 हेवीएस्ट बंकर बस्टर बॉम्ब है जो सिर्फ 60 मीटर पेनिट्रेट करता है। तो इसके जितने बंकर थे, जितने मिसाइल्स हैं, जितने ड्रोन्स हैं, वो इसके पास बने रहेंगे। अब बात आती है कि अमेरिका 2015 से वर्ष किसी भी ट्रीटी पर साइन करके वहां से वापस नहीं लौटने वाला है। वो प्रेसिडेंट अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा बेवकूफ और चपत ब्लैक फेस वाला प्रेसिडेंट माना जाएगा।
तो उससे ऊपर ईरान देने वाला नहीं है। तो मैं तो मानता हूं कि ये मिडिल ईस्ट का भविष्य बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये धीरे धीरे अभी ये समय बाई कर रहे हैं ट्रंप। इनके पास इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स, इनके पास एरो, इनके पास पैट्रियट, इनके पास ये सारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उसकी काफी कमी हो गई थी। आपने सुना होगा, काफी रिपोर्ट्स आई थी, आजकल रिपोर्ट नहीं आ रही है। उसके बाद रिपोर्ट आई कि ट्रंप ने सारे आर्म्स मैन्युफैक्चरर को बुला करके बोला था कि ही वांट प्रोडक्शन टू बी डेक्ड अप 4 टाइम्स स्पीड से डेकअप किया गया है। ये अभी अपने सिस्टम्स को भर रहे हैं, अपने आर्म्स को भर रहे हैं। ही इज बाइंग टाइम इन माय ओपिनियन। आप देखिएगा कि जून के एंड जून के अंत आते आते मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही होगी। होगा क्या? अगर मान लीजिए ये एस्केलेट होता है या ईरान ही इतनी बुरी तरह चोक हो जाए कि ईरान मजबूर हो जाएगा अटैक करने के लिए, ये भी हो सकता है। और कुछ नहीं, अभी हम इजराइल को भूल जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ट्रंप जो है वो बिल्कुल सामने ना आकर के इजराइल को लीड लेने के लिए बोले, उधर से अटैक हो और साथ में ट्रंप आ जाए सपोर्ट के लिए। तो ये घमासान एक बार यहां होगा। उस घमासान में अनफॉर्चुनेटली पूरा मिडिल ईस्ट तबाह होगा। मिडिल ईस्ट के जो अमेरिकन सेंटर्स हैं, जब तक वो तबाह हो रहे हैं तब तक मिडिल ईस्ट के देश खुल करके ईरान के विरुद्ध युद्ध में बदली हुई रणनीति है, सियासत में टिके रहने के लिए बदली हुई रणनीति है। सर माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूं, और बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।